हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ग्राम समाज एवं विकास एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, और इस विषय में आपको 5 नंबर का स्कोप मिलता है। अगर 5 नंबर आप सही करते हैं तो आप कट ऑफ के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाए। तो उन 5 नंबर की तैयारी करने के लिए आज की ये मैराथन क्लास लेकर आया हूं। जब आप ये क्लास कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा कि ग्राम समाज एवं विकास से अब कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की या हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोस की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जहां पर आप मैसेज करके सारी पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी तैयारी हम आपको करवाते हैं, बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। फिर चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, लोअर पीसीएस की कर रहे हो, एचईओ की कर रहे हो, या फिर यूपी पीसीएस प्री 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए, आपके कमेंट्स हमारे लिए ऊर्जा का काम करते हैं और आप कमेंट्स बहुत कम करते हैं। तो एक बार अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिए और फिर वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। तो ग्राम समाज एवं विकास को अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं और यहाँ पर हम ग्रामीण समाज की अवधारणा से प्रारंभ करेंगे। भारत की आत्मा गांवों में बसती है, ये प्रसिद्ध कथन महात्मा गांधी का है। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम और सबसे प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद में कुल 13 बार मिलता है। भारत में आज भी कुल जनसंख्या का लगभग 70 से 72% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। समाजशास्त्री मैकाइवर एवं पेज के अनुसार गांव एक समुदाय है जहां घनिष्ठ और स्थायी व्यक्तिगत संबंध होते हैं। तो मैकाइवर एवं पेज के अनुसार गांव एक ऐसा समुदाय है जहां घनिष्ठ और स्थायी व्यक्तिगत संबंध होते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया के लेखक AR देसाई है। ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि एवं पशुपालन होता है। ग्रामीण समाज की सबसे प्रमुख सामाजिक विशेषता संयुक्त परिवार प्रणाली है और हम की भावना है, यानी कि वी फीलिंग। ऐतिहासिक रूप से भारतीय गांवों का आर्थिक और सामाजिक ताना बाना जाति व्यवस्था एवं जजमानी व्यवस्था पर टिका रहा है। भारत का पहला डिजिटल गांव होने का गौरव गुजरात के अकोदरा को प्राप्त है। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव माओलिन नोंग माना जाता है, जो मेघालय राज्य में स्थित है। नगरीय समाज में स्त्रीकरण वर्ग पर होता है, जबकि ग्रामीण समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का आधार जाति और भूमि स्वामित्व होता है। भूमि स्वामित्व के अलावा एक और अभी जो मॉडर्न आप देखते हैं समाज, उसमें आप आर्थिक रूप से आप कितने संपन्न हैं उतनी ही इज्जत आपको मिलेगी, फिर चाहे आप किसी भी जाति से आते हो। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल आबादी का लगभग 70% हिस्सा गांवों में निवास करता है। ग्रामीण विकास का वास्तविक अर्थ केवल आय वृद्धि नहीं, बल्कि बहुआयामी आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत सशक्तिकरण है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रामीण विकास के ऐतिहासिक पायलट प्रोजेक्ट की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुड़गांव प्रयोग 1920 में हुआ। ब्रिटिश काल में FL ब्रायन द्वारा शुरू किया गया, जिसमें ग्राम गाइड की अवधारणा दी गई थी। श्री निकेतन परियोजना 1922 की शुरुआत पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। कुटीर उद्योग के विकास हेतु मार्तंडम परियोजना 1928 केरल में डॉक्टर स्पेंसर हैच द्वारा शुरू हुई थी, YMCA के सहयोग से। सेवाग्राम और वर्धा योजना 1936 में महात्मा गांधी द्वारा महाराष्ट्र में ग्राम स्वराज व नई तालीम के आधार पर प्रारंभ की गई। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अग्रदूत इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 को माना जाता है, जिसे अल्बर्ट मेयर ने शुरू किया था। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। पायलट प्रोजेक्ट शुरुआत में इटावा के 64 गांवों में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में 1956 तक ये 366 गांवों तक फैला था। भारत में ग्रामीण विकास का मील का पत्थर सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई। 1952 के CDP कार्यक्रम का मूल मंत्र ग्रामीणों द्वारा ग्रामीणों के लिए विकास था।
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विस्तार सेवा एनईएस यानी कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विस का प्रारंभ वर्ष 1953 में किया गया था। ग्रामीण विकास विभाग की स्थापना 1974 में हुई, जिसे 1991 में स्वतंत्र ग्रामीण विकास मंत्रालय बना दिया गया। बंजर भूमि विकास विभाग का सृजन वर्ष 1992 में किया गया। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम का शुभारंभ वर्ष 1964-65 में हुआ था। ये सारे इंपॉर्टेंट है एक लाइन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर द्वारा राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना वर्ष 1965 में शुरू की गई थी, एनडीपी जिसको कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास एवं समितियां। प्राचीन भारत में अपनी उन्नत स्थानीय सुशासन प्रणाली के लिए चोल साम्राज्य प्रसिद्ध था। ब्रिटिश काल में 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को वित्तीय स्वायत्तता देने का प्रथम प्रस्ताव रखा था। 1882 के ऐतिहासिक प्रस्ताव के कारण लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती ढांचे ग्राम, ब्लॉक, जिला की सिफारिश की है। तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती ढांचे की सिफारिश की थी, ग्राम, ब्लॉक और जिला। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू ने नागौर, राजस्थान में भारत में पहली बार पंचायती राज का शुभारंभ किया। पंचायती राज को अपना संपूर्ण राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। अशोक मेहता समिति 1977 ने पंचायत के द्विस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी। जीवीके राव समिति 1985 ने भारतीय पंचायतों को बिना जड़ की घास की संज्ञा दी थी। एलएम सिंघवी समिति 1986 ने भारत में पहली बार पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की जोरदार वकालत की थी। पीके तुंगन समिति 1988 ने संवैधानिक मान्यता के साथ 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल का सुझाव दिया था। तो ये जितनी भी समितियां हैं इनको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं। अब बात कर लेते हैं 73वें संविधान संशोधन जो पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। पंचायती राज को मजबूत आधार देने वाला 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भारतीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा माना जाता है। 73वां संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में नया भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक प्रावधान थे। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों को कार्य करने हेतु कुल 29 विषय सौंपे गए। अनुच्छेद 243 ए के तहत गांव की शक्ति का मूल आधार ग्राम सभा है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। गांव की मतदाता सूची में दर्ज सभी वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा के स्थायी सदस्य होते हैं, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठकें रबी और खरीफ फसल के बाद होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 243 बी त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान करता है। 20 लाख से कम आबादी पर मध्यम वर्ती और ब्लॉक स्तर की छूट है। अनुच्छेद 243 डी के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 यानी कि 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुच्छेद 243 ई के अनुसार पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष है। समय पूर्व भंग होने पर 6 माह के भीतर चुनाव अनिवार्य है। अनुच्छेद 243 एफ के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 243 आई के तहत पंचायतों के राजस्व वितरण हेतु राज्यपाल द्वारा हर 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। अनुच्छेद 243 के निष्पक्ष पंचायत चुनाव कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करता है। ग्राम विकास प्रबंधन में ग्राम स्तर पर वीडीओ, बीपीओ और ब्लॉक स्तर पर वीडीओ और जिला स्तर पर डीएम, सीडीओ प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्व प्रशासन एवं प्रमुख भू अभिलेख। राजस्व प्रशासन एवं प्रमुख भू अभिलेख। उत्तर प्रदेश में राजस्व मामलों की सर्वोच्च न्यायिक संस्था राजस्व परिषद है, जिसकी स्थापना 1831 में इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में हुई थी। राजस्व परिषद के निर्णय उत्तर प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। राजस्व परिषद की प्रशासनिक शाखा लखनऊ में तथा न्यायिक शाखा प्रयागराज में कार्यरत है।
राजस्व पदानुक्रम की अगर बात की जाए तो डीएम, डीएम के नीचे एडीएम, एडीएम के नीचे एसडीएम और उसके नीचे तहसीलदार, तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार, फिर राजस्व निरीक्षक जिसे कानून गो कहते हैं, फिर लेखपाल आता है और अंत में अमीन आता है जिसकी नियुक्ति बहुत कम होती है। लेखपाल की नियुक्ति उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 के तहत की जाती है। ब्रिटिश काल में इसे पटवारी कहा जाता था। 1952 में चौधरी चरण सिंह ने इसका नाम बदलकर लेखपाल किया। लेखपाल वर्ष में 3 बार खेतों का भौतिक निरीक्षण करता है जिसे पड़ताल कहते हैं। खरीफ पड़ताल 10 अगस्त से, रबी पड़ताल 1 जनवरी से और जायद पड़ताल 1 मई से प्रारंभ होती है। गांव का मूल कृषि दस्तावेज खसरा है जिसके कंप्यूटरीकृत डिजिटल रूप में 46 कॉलम होते हैं। इसे प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जाता है। भूमि के स्वामित्व का मुख्य दस्तावेज खतौनी है जिसमें रियल टाइम खतौनी के अनुसार 19 कॉलम होते हैं। अधिकार अभिलेख खतौनी को प्रत्येक 6 वर्ष में पूरी तरह से अपडेट किया जाता है। सजरा पूरे गांव का एक विस्तृत नक्शा होता है जिस पर खेतों की चौहद्दी, रास्ते और तालाब अंकित होते हैं। भूमि बिकने या हस्तांतरण पर खतौनी में मालिक का नाम बदलने की विधिक प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहते हैं। किसान बही 1992 में शुरू हुई। किसान के पास रहने वाली एक पासबुक है जिसमें उसकी भूमि का पूर्ण विवरण होता है। सरकारी रिकॉर्ड में खेतों का क्षेत्रफल सदैव हेक्टेयर में दर्ज होता है और 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। अब बात कर लेते हैं ई गवर्नेंस एवं योजना प्रबंधन की। ग्रामीण विकास योजनाएं अब नीचे से ऊपर बनती हैं। ग्राम स्तर पर इसे जीपीडीपी यानी कि ग्राम पंचायत विकास योजना कहते हैं। ग्रामीण विकास प्रबंधन की रीढ़ की हड्डी खंड ब्लॉक स्तर को माना जाता है जहां बीडीओ प्रमुख होता है। ग्रामीण और शहरी योजनाओं को समेकित करने हेतु जिला योजना का गठन, जिला योजना समिति का गठन अनुच्छेद 243 जेड डी के तहत अनिवार्य है। तो ग्रामीण और शहरी योजनाओं को समेकित करने हेतु जिला योजना समिति का गठन अनुच्छेद 243 जेड डी के तहत अनिवार्य है। डीपीसी के 4/5 सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते हैं। जिला स्तर पर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और समन्वय की मुख्य संस्था जिला ग्राम्य विकास अभिकरण है। ग्राम पंचायतों का 100% वित्तीय लेन देन अब ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है। मनरेगा के कार्यों पर पारदर्शिता हेतु ग्राम सभा की समिति द्वारा सामाजिक अंकेक्षण करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इसरो द्वारा विकसित भुवन पंचायत पोर्टल पर ग्राम विकास कार्यों की जियो टैगिंग फोटो अपलोड करना अनिवार्य है। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण के तहत ग्राम पंचायतों को 0 से 100 के बीच स्कोर देकर विकास की कमियों को मापा जाता है। उत्तर प्रदेश में खसरा खतौनी की पूरी तरह कंप्यूटरीकृत कर भूलेख पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। अब बात करेंगे ग्रामीण अनुसंधान पीआरए उपकरण एवं डेटा संकलन की। तो ग्रामीण विकास शोध का मुख्य लक्ष्य सरकारी योजनाओं हेतु साक्ष्य आधारित नीति निर्माण सुनिश्चित करना है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी सुनिश्चित करना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर की स्थापना 16 जुलाई 1929 को नई दिल्ली में हुई थी, जिसके पदेन अध्यक्ष कृषि मंत्री थे। अधिकारियों की क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद में स्थित है। पहला कृषि विज्ञान केंद्र केवीके 1974 में पुडुचेरी में खुला। इसका मुख्य उद्देश्य लैब के शोध को खेतों तक पहुंचाना है। सांख्यिकी मात्रात्मक शोध में बंद प्रश्नावली का प्रयोग होता है, जबकि गुणात्मक शोध मानवीय व्यवहार में क्यों का उत्तर खोजता है। शोधकर्ता और ग्रामीण जब मिलकर समस्या हल करते हैं तो उसे क्रियात्मक शोध करके सीखना कहते हैं। सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन पीआरए यानी कि पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल में ग्रामीण केवल डेटा नहीं देते बल्कि सह शोधकर्ता होते हैं। इसमें दृश्य उपकरणों का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। पीआरए के सामाजिक मानचित्र उपकरण में ग्रामीण स्वयं जमीन पर रंगोली चाक से गांव का नक्शा बनाकर सुविधाएं दर्शाते हैं। गांव की 50 से 100 वर्षों की ऐतिहासिक घटनाओं, बाढ़, अकाल का कालक्रमानुसार विश्लेषण समय रेखा उपकरण से होता है। वेन डायग्राम गांव की विभिन्न
संस्थाओं के प्रभाव और आपसी संबंधों को आकार के आधार पर दर्शाता है, जिसको हम चपाती मैपिंग कहते हैं, वेन डायग्राम। ट्रांसेक्ट वॉक में शोधकर्ता ग्रामीणों के साथ गांव में पैदल भ्रमण कर भौगोलिक स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करता है। तो जो ट्रांसेक्ट वॉक होती है उसमें शोधकर्ता ग्रामीणों के साथ गांव में पैदल भ्रमण कर भौगोलिक स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करता है। रैपिड रूरल अप्रेजल RRA बाहरी विशेषज्ञों के उपयोग के लिए है, जबकि PRA में ग्रामीण स्वयं विश्लेषण कर अपनी योजना बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता के कारण डेटा एकत्र करने की अनुसूची विधि श्रेष्ठ है, जिसमें शोधकर्ता गणक स्वयं प्रश्न पूछकर फॉर्म भरता है। किसी एक विशिष्ट इकाई परिवार गांव का गहराई से अध्ययन केस अध्ययन कहलाता है, यानी कि केस स्टडी कहलाता है। FGD यानी कि फोकस ग्रुप डिस्कशन में 6 से 12 लोगों का समूह चर्चा करता है। ग्रामीणों के दृष्टिकोण या अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड को वैज्ञानिक रूप से मापने के लिए लिकर्ट स्केल का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे भूमि सुधार का इतिहास एवं चुनौतियां। ग्रामीण भूमि सुधार का संवैधानिक आधार संविधान का अनुच्छेद 39 है, जो संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण का निर्देश देता है। जमींदारी प्रथा, जो स्थायी बंदोबस्त कहलाई, को 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया, जो भारत के 19% भूभाग पर थी। जमींदारी प्रथा में कृषकों से वसूले गए लगान का 10/11 हिस्सा ब्रिटिश सरकार को और 1/11 हिस्सा जमींदार को मिलता था। रैयतवाड़ी प्रथा 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास आदि में लागू की गई। यह सर्वाधिक 51% भूभाग पर थी, जहां किसान सीधे सरकार को कर देते थे। महलवाड़ी प्रथा 1822 में हाल्ट मैकेंजी द्वारा लागू 30% भाग हुई। तो भारत के 30% भाग पर महलवाड़ी प्रथा 1822 में हाल्ट मैकेंजी द्वारा लागू हुई थी। इसमें राजस्व निर्धारण पूरे गांव महाल के आधार पर होता था। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत की राजस्व प्रणाली ऐतिहासिक रूप से महलवाड़ी प्रथा पर ही आधारित रही है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक भूमि सुधार मुख्य रूप से कुमारप्पा समिति 1949 की सिफारिश पर आधारित थे। तो एक कुमारप्पा समिति बनी थी 1949 में और उसने भूमि सुधार के लिए कुछ सिफारिशें दी थी। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में पारित हुआ और 1 जुलाई 1952 से पूरे राज्य में लागू हुआ। किसानों के बिखरे हुए खेतों को एक जगह करने के लिए चकबंदी यूपी में 1954 में मुजफ्फरनगर की कैराना और सुल्तानपुर की मुसाफिर खाना तहसील से शुरू हुई। भूमि स्वामित्व की अधिकतम सीमा तय करने वाला यूपी सीलिंग एक्ट वर्ष 1960 में पारित हुआ। भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से की गई। इसमें 1/6 भूमि दान देने की अपील की गई। वर्तमान में जोतों के विखंडन के कारण भारत में 60% से अधिक लैंड होल्डिंग्स 1 हेक्टेयर से छोटी यानी कि सीमांत जोत रह गई है। DILRMP डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 2008 का मुख्य लक्ष्य सभी भूमि रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत कर एक पारदर्शी टाइटलिंग सिस्टम बनाना है। भारत के न्यायालयों में लंबित दीवानी मामलों के लगभग 66% केस भूमि विवाद और गलत रिकॉर्ड से जुड़े हैं। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को प्रारंभ होती है। ड्रोन सर्वे का उपयोग कर ग्रामीण आबादी क्षेत्र का मानचित्रण कर संपत्ति कार्ड घरौनी प्रदान कर रही है। अब हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं की 5 ईयर प्लान्स की। 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। 2015 में नीति आयोग बनने तक भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई। प्रथम योजना 1951 से 56 तक रही। हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। इसका मुख्य फोकस कृषि और सिंचाई परियोजनाओं पर था। दूसरी योजना 1956 से 61 तक थी। यह PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसका मुख्य लक्ष्य भारी उद्योगों और औद्योगिकीकरण था। गाडगिल फार्मूले पर आधारित तीसरी योजना 1961 से 66 तक रही और चीन पाक युद्ध और भीषण सूखे के कारण यह बुरी तरह से असफल रही और भारत की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना थी।
तीसरी योजना की विफलता के कारण 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गईं, जिसे भारतीय इतिहास में योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। डीपी धर मॉडल पर आधारित पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 में ही प्रसिद्ध गरीबी हटाओ और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक रही। फिर डीपी धर मॉडल पर आधारित पांचवी पंचवर्षीय योजना आती है जो 1974 से 79 चलती है। 1978 से 80 के बीच मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार द्वारा रोलिंग प्लान शुरू किया गया था। ठीक है, तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, कई बार पूछा गया है गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया गया, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और यह भी पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना एक वर्ष पहले समाप्त हो गई या अपने समय से पहले समाप्त हो गई, तो वो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, यह ध्यान रखिएगा। 1978 से 1980 के बीच में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार द्वारा रोलिंग प्लान लागू किया गया था। छठी योजना 1980 से 85 के दौरान भारत में पहली बार गरीबी निवारण कार्यक्रम आईआरडीपी और ट्राइसेम की बृहद स्तर पर शुरुआत हुई। उदारीकरण एलपीजी के बाद आई आठवीं योजना 1992 से 97 मुख्य रूप से मानव संसाधन विकास, शिक्षा व स्वास्थ्य पर केंद्रित थी। परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो कौन सी योजना है जो मानव संसाधन विकास पर आधारित थी, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना जो एलपीजी सुधारों के बाद लागू हुई थी। 11वीं योजना जो है वो 2007 से 2012 तक का मुख्य लक्ष्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास रखा गया। 12वीं योजना 2012 से 17 का अंतिम नारा तीव्र और अधिक समावेशी और धारणीय विकास था और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। 1 जनवरी 2015 का योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की गई जो सहकारी संघवाद पर कार्य करता है। अब हम बात करेंगे कृषि प्रणालियां एवं हरित क्रांति की। अकाल के बाद भारत में हरित क्रांति का बीजारोपण योजना अवकाश के दौरान 1966 से 67 में हुआ। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है और इन्होंने HYV यानी कि हाई एल्डिंग वैरायटी वाले बीजों का उपयोग शुरू किया। हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत खाद्यान्न आयातक से उबर कर खाद्यान्न निर्यातक अधिशेष वाला सशक्त राष्ट्र बन गया। कृषि ऋतुएं भारत में 3 पाई जाती हैं मुख्यतः। खरीफ जून जुलाई में जब धान मक्का कपास बोई जाती है, रवि अक्टूबर में जब गेहूं चना सरसों बोई जाती है और जायद मार्च में जब मार्च से जून का टाइम होता है। यहाँ पर तरबूज, ककड़ी, खरबूजा और जितनी भी सब्जियां हैं, तरोई, भिंडी आदि बोई जाती हैं। इसी बीच में जायद के टाइम पर ही मूंग और उड़द भी बोई जाती है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य है। ठीक है, तो भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन नलकूप है जो लगभग 75% तक सिंचाई सींचता है, जबकि दूसरे स्थान पर नहरें आती हैं जो 15% तक सिंचाई करती हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली शारदा नहर है। बुंदेलखंड क्षेत्र में तालाब, झीलें सिंचाई के लिए अधिक प्रचलित हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए किसान पायलट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य फसल बीमा का वितरण करना था। अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक रोजगार एवं विकास कार्यक्रम की। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा। करों के शुद्ध आगमों के वितरण हेतु प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल हेतु त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 1972-73 में शुरू हुआ। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम DPAP सूखे से बचाव और विकास के लिए 1973 में प्रारंभ हुआ। मरुस्थलीकरण रोकने हेतु मरुभूमि विकास कार्यक्रम DDP 1977 से 78 में पर्यावरण संतुलन के लिए लाया गया। ग्रामीण टिकाऊ संपत्ति निर्माण हेतु काम के बदले अनाज फूड फॉर वर्क FFW कार्यक्रम पहली बार 1977 और फिर 2004 में शुरू हुआ। गांव के सबसे गरीब परिवारों को स्वावलंबी बनाने के लिए अंत्योदय योजना 1977 से 78 में आई। ग्रामीण युवाओं को तकनीकी कौशल देकर स्वरोजगार हेतु ट्राइसेम योजना 1979 में शुरू की गई। ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वरोजगार ऋण हेतु समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP 1980 में आया। ग्रामीण गरीबों को लाभकारी रोजगार अवसर देने हेतु
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP भी 1980 में शुरू हुआ। ग्रामीण महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए द्वाकरा योजना 1982 में लाई गई। ठीक है, ये डाकवरा योजना कही जाती है, यहाँ पर द्वाकरा लिख गया है तो ध्यान रखिएगा। DWCRA इसका इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म है और यही आपका द्वाकरा या डाकरा योजना है। NREP और RLEGP को मिलाकर 1989 में बृहद स्तर पर जवाहर रोजगार योजना JRY शुरू की गई है। तो जितने मैं शॉर्ट फॉर्म आपको बता रहा हूं ये आप ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में ये पूछेगा। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP को मिलाकर 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। संसद सदस्य को अपने क्षेत्र के विकास हेतु सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS 1993 में शुरू हुई, जिसकी जो लिमिट है वो 5 करोड़ वार्षिक है। 6 पुरानी योजनाओं का विलय कर 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY प्रारंभ हुई। बेरोजगारों के लिए अवसरों के सृजन हेतु जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY भी 1 अप्रैल 1999 को शुरू हुई। खाद्यान्न व रोजगार सुनिश्चित करने हेतु संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY 25 सितंबर 2001 को शुरू हुई। बेसहारा वृद्धों व निर्धनों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने अन्नपूर्णा योजना 2000 व अंत्योदय अन्न योजना AAY 2000 लाई गई। पेयजल समस्या समाधान हेतु स्वजल धारा कार्यक्रम 2002 में शुरू हुआ, जो केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदायों का स्वामित्व में है। जल संग्रहण, वर्षा जल संचयन व वृक्षारोपण हेतु हरियाली योजना वर्ष 2003 में आई। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने का पूरा मॉडल वर्ष 2003 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया। तो पूरा मॉडल जो है ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। SGSY को पुनर्गठित कर जून 2011 में SHG आधारित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM शुरू किया गया। NRLM के ही अंतर्गत महिलाओं की आय 1 लाख करने हेतु लखपति दीदी योजना 2023 संचालित की जा रही है। अब हम बात करेंगे केंद्र सरकार की आधुनिक रोजगार एवं अवसंरचना योजनाएं। मनरेगा 2 फरवरी 2006 को शुरू हुआ, जिसका नाम 2009 में महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा हुआ। मनरेगा काम के अधिकार के तहत 100 दिनों के अकुशल श्रम की गारंटी देता है। मनरेगा का नाम पहले नरेगा था। मनरेगा में कानूनी रूप से 33% महिला आरक्षण है, परंतु वर्तमान में महिलाओं की भागीदारी 53.5% हो गई है। रोजगार संरचना को उन्नत करने हेतु 2026 में नया कानून विकसित भारत जी लाया गया, BVG रामजी योजना में कार्य दिवसों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है और BVG रामजी में AI व GPS उपस्थिति अनिवार्य है। वेतन में 15 दिन से देरी पर 0.05% प्रतिदिन हर्जाना मिलेगा। सबके लिए आवास हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG 20 नवंबर 2016 को आई। सहायता मैदानी इलाकों में 1.2 लाख और पहाड़ी इलाकों में 1.3 लाख। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY 25 दिसंबर 2000 को पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर शुरू हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ, जिसका फेज 2 अब ठोस कचरा प्रबंधन ODF+ पर केंद्रित है। कृषि फीडर को अलग कर बिजली सुधारने हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DDUGJY 25 जुलाई 2015 को लाई गई। सौभाग्य योजना PM सहज बिजली हर घर योजना 25 सितंबर 2017 को निर्धनों को मुफ्त व अन्य को मात्र 500 में बिजली कनेक्शन देने हेतु लाई गई। 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप से पानी हर घर जल FHTC पहुंचाने हेतु जल जीवन मिशन JJM 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP का लक्ष्य घरेलू परिसरों 50 मीटर के भीतर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना है। गांवों का क्लस्टर आधारित शहरी विकास करने वाली श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन 21 फरवरी 2016 को शुरू हुआ।
भारत नेट योजना का चरण 2 13 नवंबर 2017 को 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाने हेतु शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान पीएमजी दिशा 8 फरवरी 2017 को 6 करोड़ ग्रामीण साक्षर लक्ष्य शुरू हुआ। सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY जयप्रकाश नारायण जयंती 11 अक्टूबर 2014 को आई। सांसद अपना ससुराल और अपना गांव छोड़कर अन्य कोई गांव ले सकते हैं। केंद्र सरकार की कृषि कौशल एवं वित्तीय समावेशन योजनाओं के बारे में अब हम बात करेंगे। पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई। किसानों को 6,000 वार्षिक 2,000 की 3 किस्तें डीबीटी के द्वारा मिलती हैं। PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू हुआ और इसकी प्रीमियम दर खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी के लिए 5% है। ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 14 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ, जो देश की सभी APMC मंडियों को जोड़ने वाला एक डिजिटल नेटवर्क है। सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए कुसुम योजना PM कुसुम वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई। कृषि कार्यों नैनो यूरिया छिड़काव हेतु 15,000 महिला SHGs को सशक्त करने नमो ड्रोन दीदी योजना मार्च 2024 में आई। जल संकट दूर करने हेतु प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर का निर्माण अमृत सरोवर मिशन 24 अप्रैल 2022 का लक्ष्य है। 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014 को आई। PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को ग्रामीण कारीगरों बढ़ई लोहार को 15,000 का टूल किट व सस्ता ऋण देने हेतु आई। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF जुलाई 2020 के तहत गांवों में कोल्ड स्टोरेज गोदाम निर्माण हेतु ऋण पर 3% ब्याज छूट दी जाती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई। नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता, जिसमें 2 लाख दुर्घटना बीमा मिलता है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC अगस्त 1998 में RV गुप्ता समिति की सिफारिश पर आया। 2019 में इसमें पशुपालन मत्स्य पालन भी शामिल किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY 9 मई 2015 को 18 से 70 वर्ष के लिए दुर्घटना बीमा है। वार्षिक प्रीमियम 20 रुपये है और कवर मिलता है 2 लाख का। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY 9 मई 2015 को 18 से 50 वर्ष के लिए शुद्ध जीवन बीमा है। वार्षिक प्रीमियम इसकी 436 है, कवर मिलता है 2 लाख रुपए का। असंगठित क्षेत्र के लिए अटल पेंशन योजना APY 9 मई 2015 को आई और 18 से 40 वर्ष के लिए है। 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 से 5,000 की गारंटीकृत पेंशन मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। वैसे आप याद करिए, आपके एग्जाम के लिए है कि अभी 1,000 की वैल्यू क्या है, 5,000 की वैल्यू क्या है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अभी 18 वर्ष का है तो तकरीबन उसको 40 वर्ष के बाद पेंशन मिलेगी 5,000 की। मान लीजिए वो सबसे ऊपर वाली सेलेक्ट करता है, तो 40 वर्ष के बाद 5,000 की वैल्यू 500 भी नहीं होगी, यकीन मानकर चलिए। तो ये पेंशन योजना एक सीधा सीधे धोखा है, मोदी वाले सपने की तरह है। छोटे किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY 12 सितंबर 2019 को शुरू हुई। 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 मासिक पेंशन मिलेगी। तो ये भी एक धोखा है। खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि को टिकाऊ बनाने हेतु नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM 29 मई 2007 को लाया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के तहत चिन्हित परिवारों को 5 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति, चावल 3 और गेहूं 2 रुपए में दिया जाता है। महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन को बढ़ाने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY अगस्त 2007 में शुरू की गई और यह हरित क्रांति योजना इसी में है। बागवानी के विकास से जुड़ी केंद्रीय परियोजना चमन का संबंध प्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से है। ऊर्जा गंगा केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षा और बहुचर्चित गैस पाइपलाइन परियोजना है। अब हम बात करेंगे ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई बहुत सारी योजनाओं की। ABPMJAY
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। 23 सितंबर 2018 को रांची से शुरू हुई 5 लाख प्रति वर्ष मुफ्त इलाज के रूप उप केंद्रों को अपग्रेड कर आयुष्मान आरोग्य मंदिर ABAM बनाए गए, जहां ई संजीवनी के माध्यम से वीडियो टेली परामर्श दिया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM 12 अप्रैल 2005 को आया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता 1000 जनसंख्या पर आशा की नियुक्ति है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जननी सुरक्षा योजना JSY 12 अप्रैल 2005 को आई और ग्रामीण महिला को 1400 रुपए और आशा को 600 रुपए, कुल 2000 रुपए मिलते थे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMMVY 1 जनवरी 2017 में पहली बार मां बनने पर महिला को पोषण हेतु 5000 रुपए दिए जाते हैं। दूसरी बेटी पर 6000 दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA 9 जून 2016 को हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की मुफ्त विशेषज्ञ जांच की होती है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के 2013 के तहत 0 से 18 वर्ष बच्चों में जन्म दोष व बीमारियां 4Ds की जांच मोबाइल टीम करती है। छूटे हुए 2 वर्ष तक के बच्चों व गर्भवती महिलाओं के पूर्ण टीकाकरण हेतु मिशन इंद्रधनुष सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुआ था। आनुवांशिक बीमारी को रोकने के लिए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन NSCAEM सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 1 जुलाई 2023 को आया। लक्ष्य है वर्ष 2047 तक भारत को सिकल सेल से मुक्त करना। पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को महिला दिवस पर झुंझुनू से शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य स्टंटिंग, अल्पपोषण और एनीमिया को कम करना है। टीबी हारेगा देश जीतेगा NTEP 2019 का लक्ष्य 2025 तक टीबी मुक्त करना है। निश्चय पोषण योजना NPY में मरीजों को 1000 रुपए प्रति माह सहायता मिलती है। ग्रामीण भारत के लिए 24/7 मुफ्त मानसिक स्वास्थ्य हेतु टेली मानस हेल्पलाइन अक्टूबर 2022 में लॉन्च की गई। टोल फ्री नंबर है 14416 यानी कि 14416। तो जो 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन लागू होने वाली ये योजना है, जिसमें अगर आपको कोई मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षरों हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM 5 मई 1988 को आया। साक्षर भारत मिशन 2009 का जोर प्रौढ़ महिला साक्षरता पर है। स्कूलों में नामांकन बढ़ाने हेतु माध्याह्न भोजन MDM 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ। इसका नया नाम PM पोषण सितंबर 2021 में रखा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान SSA वर्ष 2001 में लागू किया गया। SC ST OBC और गरीब बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना KGBV 2004 के तहत आवासीय विद्यालय खोले गए। बेटी के भविष्य निर्माण हेतु सुकन्या समृद्धि योजना SSY 22 जनवरी 2015 को पानीपत से शुरू हुई। खाता खोलने की न्यूनतम राशि 250 रुपए है। गिरते बाल लिंगानुपात को सुधारने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना BBBP अभियान 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू हुआ। पारंपरिक कलाओं के संरक्षण और अल्पसंख्यक कारीगरों की क्षमता निर्माण के लिए सरकार की महत्वपूर्ण योजना का नाम उस्ताद योजना है। गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के माध्यम से सशक्तिकरण का प्रावधान ट्रीड योजना में है। ट्रीड यानी कि ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट। समर्थ योजना का मुख्य फोकस विधवा, तलाकशुदा, उपेक्षित महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। महिला सशक्तिकरण हेतु वन स्टॉप सेंटर योजना OSC 2015 निर्भया कांड के माध्यम से पूर्णतः वित्त पोषित एक केंद्रीय योजना है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य की महत्वपूर्ण ग्रामीण योजनाओं की। यूपी की सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय स्थापित हैं, जहां पंचायत सहायक नियुक्त किए गए हैं। यूपी मातृभूमि योजना, यदि नागरिक गांव में विकास कार्य करना चाहते हैं, कुछ भवन बनवाना चाहते हैं, निर्माण करवाना चाहते हैं, तो 60% लागत दानदाता देगा और 40% राज्य सरकार वहन करेगी। PMAYG
से छूटे हुए गरीब वर्गों मुसहर, थारू जनजाति, कुष्ठ रोगी को राज्य सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण MMAYG से पक्का मकान देती है। बीसी सखी योजना 2020 यूपी की सफल योजना है जो ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बनाकर घर घर वित्तीय सहायताएं पहुंचा रही है। बालिकाओं की शिक्षा हेतु तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना YMKSY 25 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई। अप्रैल 2024 में इसकी सहायता राशि बढ़ाई गई और 25,000 कर दी गई। आयुष्मान भारत सूची से छूटे गरीबों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान UPMJAY 1 मार्च 2019 के तहत 5 लाख प्रतिवर्ष मुफ्त इलाज मिलता है। मुख्यमंत्री आरोग्य मेला MAM 2 फरवरी 2020 के तहत प्रत्येक रविवार को यूपी के ग्रामीण PHC पर मुफ्त जांच व आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। पूर्वांचल और तराई क्षेत्रों में दिमागी बुखार को खत्म करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं द्वारा दस्तक अभियान चलाया गया फरवरी 2018 में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा 2022 के तहत यूपी के 22 लाख सरकारी कर्मचारियों को स्टेट हेल्थ कार्ड दिया गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2020 में मृत्यु पर 5 लाख का क्लेम है, जिसमें पहली बार भूमिहीन बटाईदार को भी शामिल किया गया है। यूपी में स्कूल ड्रेस अब खरीद कर नहीं दी जाती, बल्कि निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 के छात्रों को 1200 रुपए वार्षिक सीधे अकाउंट में DBT के माध्यम से दिए जाते हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना PMSGMBY 29 फरवरी 2024 को छतों पर सौर पैनल रूफटॉप सोलर लगाकर 300 यूनिट मुफ्त बिजली हेतु लागू की गई है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान PM जुगा 2024-25 की यह योजना है। इसके तहत 63,000 आदिवासी बहुल गांवों को 100% संतृप्त विकास किया जाएगा। यूपी में कन्या विद्याधन योजना KVDY के तहत आर्थिक रूप से कमजोर हाई स्कूल पास बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु एकमुश्त 30,000 राशि प्रदान की जाती है। कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू की गई है। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण से संबंधित मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल है। कृषकों की कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने के लिए यूपी में किसान मित्र योजना का आरंभ 18 जून 2001 को हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन व डेयरी विकास से संबंधित गोकुल ग्राम योजना GGY मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में संचालित है। निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना जुलाई 2005 का मुख्य उद्देश्य नगरीय मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। यूनिफॉर्म एवं बाइसिकल अनुदान योजना 2003-4 आश्रम पद्धति विद्यालयों से बाहर पढ़ने वाली ST यानी कि अनुसूचित जनजाति छात्राओं के लिए है। अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति योजना 2008 के अंतर्गत अस्वच्छ पेशे में लगे परिवारों के बच्चों को कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। बालिका श्री योजना 2006 का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति की बालिकाओं को विशेष बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर छात्रवृत्ति योजना 2005 का उद्देश्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को नियमित छात्रवृत्ति प्रदान करना है। कमजोर आय वर्ग के परिवारों को मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य लोहिया ग्रामीण आवास योजना LGAY 24 मार्च 2013 को प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2015 के तहत 18 से 60 वर्ष की निराश्रित महिलाओं को वर्तमान में 1000 वार्षिक सहायता दी जाती है। उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना 1994 के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु की बुजुर्ग राज्यों सरकार द्वारा 1000 मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है। उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना 2016 के तहत 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को प्रतिमाह 1000 मासिक सहायता दी जाती है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत अक्टूबर 2017 में की गई थी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 में राज्य सरकार नवविवाहित जोड़े को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता आवश्यक घरेलू सामान सहित उपलब्ध कराती है। पहले 51,000 मिलते थे। 2026-27 के बजट में इसकी जो सहायता राशि है उसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। भाग्य लक्ष्मी योजना 2006 में नवजात शिशु की मां को 50,000 का
बांड और 5100 नगद सीधे बैंक खाते में प्रदान किए जाते थे। मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को स्नातक की शिक्षा पूरी होने के बाद विवाह करने हेतु सगुन योजना के तहत 51,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अहिल्याबाई योजना 2017 का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को स्नातक स्तर तक की शिक्षा पूर्णतः मुफ्त उपलब्ध कराना है। छोटे और सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए तक के फसली कर्ज को माफ करने हेतु उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना 2017 लाई गई थी। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा और असुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए गुलाबी बस योजना शुरू की गई। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक जनपद एक उत्पाद योजना की। यूपी की विशिष्ट कुटीर उद्योग की वैश्विक बाजार में जोड़ने हेतु ओडीओपी 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई। आगरा एवं कानपुर नगर दोनों जिलों का ओडीओपी उत्पाद चमड़ा उत्पाद है। अमरोहा जिला अपने प्रसिद्ध वाद्य यंत्र ढोलक के निर्माण के लिए ओडीओपी में चयनित है। अलीगढ़ को दुनिया भर में ताले एवं हार्डवेयर उद्योग के लिए जाना जाता है। औरैया जिले का मुख्य उत्पाद दूध प्रसंस्करण विशेषकर देसी घी है। आजमगढ़ विशेषकर निजामाबाद क्षेत्र अपना काली मिट्टी की कलाकृतियों ब्लैक पॉटरी के लिए ओडीओपी में शामिल है। अयोध्या और मुजफ्फरनगर दोनों ही जिलों का प्रमुख ओडीओपी गुड़ है। भारत की इत्र नगरी कन्नौज का विश्व प्रसिद्ध ओडीओपी उत्पाद इत्र है। भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों का एक समान ओडीओपी उत्पाद विश्व स्तरीय कालीन दरी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की पहचान चिकनकारी एवं जरी जरदोजी के उत्कृष्ट काम से है। पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद का ओडीओपी उत्पाद धातु शिल्प पीतल के बर्तन है। सुहाग नगरी फिरोजाबाद का ओडीओपी उत्पाद कांच के उत्पाद हैं, मुख्यतः चूड़ियाँ। वाराणसी काशी का सबसे प्रसिद्ध और जीआई टैग प्राप्त उत्पाद बनारसी रेशम साड़ी है। गोरखपुर जिले का ओडीओपी उत्पाद पकी हुई लाल मिट्टी से बने टेराकोटा शिल्प है। प्रयागराज, अमेठी और सुल्तानपुर जिलों का प्रमुख हस्तशिल्प मूज उत्पाद है। सहारनपुर, बस्ती, बिजनौर और रायबरेली जिलों को लकड़ी पर नक्काशी काष्ठ कला के लिए चुना गया है। सिद्धार्थनगर जिले का प्रसिद्ध खाद्य उत्पाद बुद्ध का महाप्रसाद कहलाने वाला काला नमक चावल है। प्रतापगढ़ जिले की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खाद्य प्रसंस्करण अर्थात आंवला उत्पाद है। पीलीभीत जिले का अत्यंत मधुर ओडीओपी उत्पाद बांसुरी का निर्माण है। मेरठ जिले को विश्व स्तर पर खेल की सामग्री के लिए चुना गया है। झांसी का ओडीओपी उत्पाद मुलायम और आकर्षक सॉफ्ट टॉयज है। बलिया जिले का प्रमुख महिला श्रृंगार उत्पाद बिंदी ओडीओपी है। मथुरा जिले का सैनिटरी फिटिंग के उत्पाद ओडीओपी में स्थान है। हाथरस जिले के मुख्य और तीखी ओडीओपी उत्पाद मसालों में उपयोग होने वाली हींग है। तो तीखा ओडीओपी मसालों में उपयोग होने वाला हींग है। कुशीनगर जिले में कृषि अवशेषों से केला फाइबर उत्पाद है। संभल जिले का अनूठा हस्तशिल्प पशुओं के सींग और हड्डी से बना हॉर्न बोन उत्पाद है। बरेली, बदायूं, चंदौली, कासगंज, शाहजहांपुर और उन्नाव का मुख्य रूप से जरी जरदोजी है। बांदा का मुख्य हस्तशिल्प सजर पत्थर शिल्प है, जबकि महोबा का ओडीओपी गौरा पत्थर शिल्प है। तो देखिए ओडीओपी डायरेक्ट आपके ग्राम समाज विकास के सिलेबस में नहीं है, ग्राम विकास और समाज के, लेकिन योजनाएं आपके सिलेबस में है। तो जो ओडीओपी एक योजना है तो इसलिए आपको ये उत्पादों को भी ध्यान में रखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ विविध महत्वपूर्ण तथ्य एवं तिथियों की। अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों के लिए श्रेष्ठ योजना की शुरुआत 6 दिसंबर 2021 को की गई। कृषक मजदूरों को जीवन सुरक्षा देने वाली कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 1 जुलाई 2001 को प्रारंभ की गई। फसल नुकसान से बचाव के लिए पुरानी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में वर्ष 1999 में शुरू की गई थी, NAIS। 10 ग्राम व 20 ग्राम सोने के सिक्कों की बिक्री हेतु स्वर्ण बुलियन योजना 5 नवंबर 2015 को शुरू की गई। भारी घाटे में चल रही विद्युत वितरण कंपनियों को आर्थिक पुनरुद्धार हेतु उदय योजना 5 नवंबर 2015 को लाई गई। सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त ओवरब्रिज निर्माण करने के लिए सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को शुरू की गई। SC, ST और महिला उद्यमियों को नया उद्योग लगाने हेतु 1 करोड़ तक का बैंक ऋण स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई। गांवों के विकास से राष्ट्र के विकास पर बल देने वाला ग्रामोदय से भारत उदय अभियान 14 से 24 अप्रैल 2016 तक चलाया गया।
पवित्र गंगा नदी की स्वच्छता एवं संरक्षण हेतु जल शक्ति मंत्रालय की नमामि गंगे योजना जून 2014 में शुरू हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ईटीसी के लिए फास्टैग व्यवस्था 31 अक्टूबर 2014 को लागू हुई। भारत को एक वैश्विक विनिर्माण हब बनाने हेतु मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014 को लाई गई। श्रम सुधारों और श्रमिकों की स्थिति बेहतर करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय श्रमवेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई। देश के 12 ऐतिहासिक विरासत शहरों की आत्मा को संरक्षित करने हेतु हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को शुरू की गई। हृदय योजना में अजमेर, अमृतसर, अमरावती, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलांकनी, वारंगल जैसे 12 शहरों को विकास के लिए चिन्हित किया गया था और ये योजना 2019 में समाप्त हो गई। छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी शिशु, किशोर व तरुण ऋण 10 लाख तक देने हेतु मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को आई। बिजली की खपत कम करने के लिए रियायती दरों पर एलईडी बल्बों का वितरण उजाला योजना 1 मई 2015 के तहत किया गया। देश भर में अत्याधुनिक तकनीकी वाले 100 शहरों का विकास करने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015 को लॉन्च हुई। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 शहरों में बुनियादी सीवरेज जल सुविधा हेतु अमृत योजना 25 जून 2015 को आई। युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुसार तकनीकी प्रशिक्षण देने हेतु स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को शुरू हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबीज की हालत सुधारने के लिए सरकार का 7 सूत्रीय मिशन इंद्रधनुष बैंकिंग अगस्त 2015 में आया। घरों व मंदिरों में निष्क्रिय पड़े सोने के उत्पादक कार्यों में लगाने पर ब्याज देने वाली स्वर्ण मुद्रीकरण योजना जीएमएस 5 नवंबर 2015 को आई। खतरनाक उद्योगों में लगे बच्चों को वहां से हटाकर शिक्षा एवं रोजगार प्रशिक्षण देने हेतु बाल श्रम उन्मूलन योजना 1994 में आई। निम्न साक्षरता दर वाले जिलों में लड़कियों के लिए विद्यालय स्थापना हेतु कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना वर्ष 1997 में लाई गई। बीपीएल परिवारों को बीमा देने वाली जनश्री बीमा योजना JB22 2000 में आई, जिसे बाद में आम आदमी बीमा योजना AAB22 2007 में मिला दिया गया। बीपीएल परिवारों के बच्चों को कक्षा 8 के बाद शिक्षा जारी रखने हेतु शिक्षा सहकारी योजना 2001-2 में छात्रवृत्ति प्रदान करती थी। शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु दिव्यांगों हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना 2002 में शुरू हुई। ग्रामीण पशुपालकों को पशु मृत्यु के जोखिम से बचाने के लिए पशुधन बीमा योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई। असंगठित क्षेत्र के बीपीएल मजदूरों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 में आई। देश के शोध संस्थानों, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि को एक उच्च स्तरीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने वाला राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क 2010 में स्थापित हुआ। 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य कौशल हेतु राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला 2010 में आई। दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक भवनों व परिवहन को बाधा रहित बनाने वाला सुगम्य भारत अभियान 3 दिसंबर 2015 दिव्यांगता दिवस को शुरू हुआ। आदिवासी क्षेत्रों में आजीविका के सतत साधन उपलब्ध कराने वन बंधु कल्याण योजना VKY 2014 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आई। 20 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने और खाद्य प्रसंस्करण को आधुनिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY 2017 में शुरू हुई। चयनित 100 घर वाले गांवों के 100% परिवारों को बीमा से जोड़ने वाली संपूर्ण बीमा ग्राम योजना SBGY 13 अक्टूबर 2017 को लाई गई। गुजरात से लेकर म्यांमार सीमा तक बॉर्डर व तटीय क्षेत्रों में आर्थिक गलियारों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों का मेगा विकास भारतमाला परियोजना 24 अक्टूबर 2017 का हिस्सा है। तो ये आपका 300 वन लाइनर्स का ग्राम विकास और समाज का टॉपिक कंप्लीट होता है और ये आपकी रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। बहुत सारी योजनाएं मैं लेकर आया हूँ, जितना भी आपका बेसिक था वो लेकर आया हूँ, भूमि सुधार लेकर आया हूँ, ग्राम पंचायत लेकर आया हूँ, पंचायती राज लेकर आया हूँ।
तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। आप कमेंट बहुत कम करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए, हमें भी अच्छा लगेगा और आपके लिए और बेहतर कंटेंट हम लेकर आएंगे। आप ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और जितना आप ज्ञान बांटेंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। यकीन मानकर चलिए, जो आप देते हैं उससे कई गुना आपके पास लौट कर आएगा, फिर चाहे आप कुछ भी दे रहे हो। रही बात आज की इस वीडियो की पीडीएफ की या हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोस की पीडीएफ की, फिर चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, लोअर पीसेस की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए हमारे पास कंटेंट उपलब्ध है। बहुत अच्छे नोट्स हमने लोअर पीसेस के लिए बनाए हैं और ऑलरेडी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो आप लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करिए और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।